जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग 16 क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें पॉइंट रहेगा वो जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति था, एक्सपेंशन पॉलिसी था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें खास करके 3 पॉलिसी होगा जिससे सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। एक सहायक संधि, दूसरा व्यपगत का सिद्धांत या फिर जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, और तीसरा जो कि उससे बहुत ही कम सवाल बनता है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति। तो इस तीनों को हम लोग एक्सपेंशन पॉलिसी के अंतर्गत डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे, सवाल के माध्यम से इस पूरे के पूरे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये पिछले वाले वीडियो में क्या था ना, बक्सर युद्ध 17 अक्टूबर हमने लिख दिया था, जो कि बक्सर युद्ध जो है वो 22 अक्टूबर को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को ये हुआ था। तो उसमें गलती से हमने 22 अक्टूबर की जगह पे 17 अक्टूबर लिख दिया था या बोल दिया था, संभवतः लिख दिया था 17 अक्टूबर। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। फिलहाल अभी भी बक्सर का युद्ध चर्चा में होगा। बाकी चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल जो है, आज का सबसे पहला सवाल है कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है। अच्छा, आजकल ये सवाल बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में चल रहा है, कौन सा कथन सही है या नहीं है, इससे थोड़ा बचकर रहना होगा और ये नहीं वाले सवाल पर तो विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले सहायक संधि आया, तो सबसे पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। सहायक संधि है क्या, था क्या, और इसको शुरू करने वाला कौन था, और फिर इससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं, ये जो सहायक संधि है, ब्रिटिश अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए एक एक्सपेंशन पॉलिसी लाया, सहायक संधि। ये सहायक संधि जो है ना, इसको शुरू करने वाला सबसे पहला व्यक्ति भारत में कौन था। तो इसको शुरू करने वाला, ये ध्यान से समझ कर रखना होगा कि शुरू करने वाला सहायक संधि को कोई ब्रिटिश नहीं था, एक फ्रांसीसी गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले। ये डुप्ले नाम का एक व्यक्ति था जो फ्रांसीसी गवर्नर था, यही सबसे पहले भारत में सहायक संधि को शुरू किया है। फिर अगर ब्रिटिश में बात करें तो ब्रिटिश में सबसे पहले सहायक संधि को कौन शुरू किया है, तो रॉबर्ट क्लाइव। ये ध्यान रखना है, ब्रिटिश में अगर सहायक संधि शुरू करने की बात है, शुरू करने की बात कर रहे हैं, कौन किया, तो रॉबर्ट क्लाइव किया। ये सबसे पहले अवध के साथ में सहायक संधि किया। आगे हम लोग समझेंगे ये सहायक संधि होता क्या है। फिलहाल तो ये समझ लेते हैं कि ब्रिटिश में सबसे पहले सहायक संधि कौन शुरू किया, रॉबर्ट क्लाइव किया था। जब बक्सर का युद्ध हो जाता है 1764 ईस्वी में, तो उसके बाद 1765 में क्या होता है, अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद का संधि किया जाता है। उसी में क्या होता है, तो सहायक संधि उस पर थोपा जाता है। उसके बाद ये तो सबसे पहले शुरू किया ब्रिटिश में। अब सफलतापूर्वक सहायक संधि को शुरू करने वाला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो है लॉर्ड वेलेस्ली। ये नाम खास करके ध्यान में रखना है, लॉर्ड वेलेस्ली का नाम। सहायक संधि को सफलतापूर्वक शुरू किया था ब्रिटिश में कौन, तो लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं, ये लॉर्ड वेलेस्ली था, ये 1798 में बंगाल का गवर्नर बनकर आ गया था। उसी समय से सहायक संधि पे काम कर लिया था। फिर उसके बाद 1805 ईस्वी तक ये बंगाल का गवर्नर ये रहा था, गवर्नर जनरल। चलिए तो आगे बात करते हैं सहायक संधि। तो ये सब सफलतापूर्वक कौन शुरू किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली। अच्छा, एक्चुअली में ये सहायक संधि शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या था, ये सहायक संधि पीछे शुरू करने के पीछे उद्देश्य था क्या, एक्चुअल इसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि ब्रिटिश जो है भारत में अपना सर्वोच्च शक्ति स्थापित करना चाह रहा था, पूरी तरीके से सर्वोच्चता स्थापित करना चाह रहा था, या फिर ये कह सकते हैं कि प्रभु सत्ता स्थापित करना चाह रहा था। कहाँ पे, तो भारत में अपना प्रभु सत्ता स्थापित करना चाहता। उसी के लिए ये सहायक संधि को लाया, ना कि किसी की मदद करने के लिए सहायक संधि नहीं लाया गया था। ओवरऑल अपना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था अपना सर्वोच्च शक्ति स्थापित करना चाह रहा था भारत में। दूसरे नंबर पे क्या था, इसको सहायक संधि शुरू करने के पीछे एक रीजन भी था, और था क्या था कि उस समय जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था, उस समय एक नाम याद होगा कि एक फ्रांस का एक राजा था, नेपोलियन बोनापार्ट। ये हम लोग पहले से नाम इसका जान रखे हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। क्या था कि ब्रिटिश और फ्रांस का ये टॉम एंड जेरी जैसा रिश्ता था, हमेशा इसका झगड़ा होते रहता था। तो इस समय पे क्या था कि नेपोलियन
मिस्र और सीरिया को जीत चुका था और ये भारत पर जो है आक्रमण करने की सोच रहा था। ये और उस समय गवर्नर कौन था बंगाल का? तो लॉर्ड वेलेस्ली था। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली क्या किया, उस समय हमारे भारत में जो देसी रजवाड़ा था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, पूरे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और ये एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहा था, एक दूसरे पर आक्रमण करने की सोच रहा था। इसी का फायदा उठाया लॉर्ड वेलेस्ली। इसके पास क्या था, सहायक संधि में क्या करता था, लॉर्ड वेलेस्ली के पास या ब्रिटिश के पास एक सेना हुआ करता था, अपना एक सेना हुआ करता था। ये क्या करता था, ये कहता था सहायक संधि लगाकर कि ब्रिटिश ये जो देसी रजवाड़ा है, जो देसी राजा होता था, इसको कहता था कि भाई हम तुमको अपना सैनिक देंगे और वो सैनिक जो है क्या करेगा, तो तुमको ब्रिटिश शासन चलाने में तुमको मदद करेगा, उसमें परामर्श करेगा। लेकिन जब सहायक संधि लगाया जाएगा तो इसके कुछ कंडीशंस होंगे। सेना तो हम अपना देंगे लेकिन इसके पीछे कुछ कंडीशंस होगा। भाई कंडीशन क्या होगा, तो कंडीशन ये होगा कि सेना तो हम देंगे लेकिन उसका तुम प्रयोग तभी करोगे जब हम कहेंगे, मेरी अनुमति के बिना तुम उस सेना का प्रयोग नहीं कर सकते हो। तो भाई बेटे ये देसी रजवाड़े के पास मजबूरी भी होता था, उसके पास कोई चारा नहीं होता था ब्रिटिश की बात मानने के अलावा, तो वो सहायक संधि स्वीकार कर लेता था कि भाई ठीक है हम सेना आपका रखेंगे लेकिन आपके अनुमति के बिना हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। साथ ही साथ ये कहता था ब्रिटिश की ठीक है वो तो ठीक है लेकिन उसके अलावा जो मेरा शत्रु होगा उसके साथ तुम कोई मैत्री नहीं करोगे, उसको नौकरी नहीं दोगे, अपने अंदर उसको शरण नहीं दोगे। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट उस समय क्या था, तो भारत पर आक्रमण करने के लिए सोच रहा था। तो इसी समय ये सोचा कि लॉर्ड वेलेस्ली ये सोचा कि अगर ये छोटे छोटे रजवाड़ों का सहायता लिया जाए तो इस नेपोलियन जैसे बला से बचा जा सकता है। तो एक्चुअली में नेपोलियन से बचने के लिए भी सहायक संधि का ये तिकड़मबाजी किया गया। साथ ही साथ बाकी अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका एक ही उद्देश्य था, तो भारत में अपना ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना था। तो इस तरीके से सहायक संधि की विशेषता भी हो गया कि ये ब्रिटिश अपना सेना देगा देसी रजवाड़ों को और कहेगा कि भैया इसका प्रयोग तो तुम करोगे लेकिन मेरे स्वीकृति के बिना नहीं करोगे। साथ ही साथ ये होता था, ये ब्रिटिश इसको कहता था कि भैया इस सैनिक के बदले कुछ तो खर्च लगेगा, तो खर्च में तुम या तो हमें कुछ नगद रुपए दे सकते हो या फिर कुछ अपना क्षेत्र दे सकते हो। आप समझ सकते हो कि भाई सेना के बदले ये क्षेत्र भी ले रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि भैया ये अपना प्रभुत्व यहाँ स्थापित करना चाह रहा है, अपना शासन स्थापित करना चाह रहा है। तो ये ध्यान में रखना है कि अपने खर्च पर नहीं होता था, ये सेना देता था, इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि रेंट पर देता था कि भाई इसके बदले में तुम या तो हमें नगद रुपए दे दो या फिर इसके बदले रुपए के बदले में कोई क्षेत्र दे दो। इतनी बातें हमें सहायक संधि के बारे में ध्यान रखना होगा। कथन में ये सारे पॉइंट हमें क्या होगा तो रख देता है। अब उसके बाद ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार कौन किया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अगर था तो वो हैदराबाद का निजाम था। ये ध्यान रखना है, हैदराबाद का निजाम सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार किया। ज़्यादा नहीं, कुछ का नाम याद रखना है। सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखना है हैदराबाद का निजाम, फिर उसके बाद मैसूर, हैदराबाद के बाद याद रखना है मैसूर सहायक संधि को स्वीकार किया। फिर उसके बाद हम लिख भी देते हैं इसको हैदराबाद, फिर उसके बाद मैसूर, फिर सहायक संधि को थोपा अवध पर, हैदराबाद, मैसूर, अवध, फिर उसके बाद आएगा मराठा, मराठा में ये कह सकते हैं पेशवा पर। फिर से एक बार डिस्कस करते हैं, इसको लिखते ही चलते हैं। पहले हैदराबाद पर सबसे पहला ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछ गया था वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि स्वीकार करने वाला सबसे पहला शासक कौन था, तो क्या कहेंगे हैदराबाद का निजाम। फिर उसके बाद मैसूर पर, ये क्रम ध्यान में रखना है क्योंकि ये सजाने के लिए भी दे देता है, मैसूर पर। फिर तीसरे में याद रखना है कि अवध पर सहायक संधि को थोपा गया, इसमें भी अभी हम लोग इसका लिखेंगे, अवध पर सहायक संधि थोपा गया। अवध के बाद ध्यान रखना है मराठा या फिर लिख देते हैं पेशवा पर, पेशवा पर सहायक संधि को थोपा गया, पेशवा। फिर पेशवा के बाद दो और ध्यान में रखना है, पेशवा के बाद भोंसले पर, भोंसले पर सहायक संधि को थोपा गया। एक और आखिरी ध्यान में रखना है ये सिंगिया के बारे में कि सिंगिया पर भी सहायक संधि को थोपा गया था। अब यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा ईस्वी को याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ईस्वी में क्या है तो सबसे पहले 1798 में हैदराबाद पर सहायक संधि थोपा गया, 1798 में हैदराबाद पर। फिर
क्या हुआ था 1799 में मैसूर पर सहायक संधि थोपा गया। याद होगा कि 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद तुरंत क्या हुआ था, तो मैसूर पर लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि थोप दिया। फिर 1801 ईस्वी में अवध पर सहायक संधि थोपा गया। 1801 में ध्यान रखना है, अभी फिलहाल अवध पर ये जो है सहायक संधि थोपा गया। आगे फिर अवध की बातें आएंगे। मैसूर में भी 1799 में सहायक संधि थोपा गया है, आगे फिर इसकी चर्चा आएगी। फिर पेशवा पर 1802 में सहायक संधि डाल दिया गया। फिर अभी पेशवा के बारे में जस्ट हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद भोंसले पर 1803 में सहायक संधि और सिंगिया पर 1804 में सहायक संधि को लगाया गया। तो इस क्रम में ध्यान रखना जरूरी, इसमें से कोई 4-5 दे दिया जाता है, उसके बाद बोलता है इसको क्रम में किस पर सबसे पहले सहायक संधि लगाया गया, ये पूछ दिया जाता है क्रम में सजाने के लिए। तो ध्यान रखना, हैदराबाद पर 1798 में, मैसूर पर 1799 में, क्योंकि मैसूर में ही टीपू सुल्तान की उसी समय 1799 में मृत्यु हुई चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, और उसी समय सहायक संधि थोप दिया गया। फिर अवध पर 1801 में, पेशवा पर 1802 में, भोसले पर 1803 में और सिंगिया पर 1804 में। अब हम थोड़ा चर्चा करते हैं इस पेशवा पर 1802 में, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल बनता है। तो अब इसको डिस्कस करने के लिए नीचे डिस्कस करते हैं, फिर ऊपर वाले सवाल को भी हम लोग देख लेंगे। चलिए, हम बात कर रहे थे कि पेशवा पर सहायक संधि, भैया ये कैसे, ये पेशवा मराठा की बात है कि ये कैसे सहायक संधि को स्वीकार किया। तो बात ये है कि उस समय, जिस समय ये सहायक संधि की कहानी चल रहा था, उसमें पेशवा कौन था, तो बाजीराव द्वितीय। ध्यान रखना है, बाजीराव द्वितीय, ये सबसे अंतिम पेशवा भी था, बाजीराव द्वितीय या मराठा सरदार भी कह सकते हैं। क्या हुआ था कि इसी समय पूना में दो वंश का जो है ना वो झगड़ा चल रहा था। किसका किसका, पूना में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। एक होलकर का इस पर भी सहायक संधि थोपा गया था, और दूसरा सिंगिया। ये दोनों जो है पूना में अपना वर्चस्व दिखा रहा था, भैया हमें पूना में हम रहेंगे तो हम रहेंगे। इस बीच में क्या हुआ, ये बाजीराव द्वितीय जो है ये सिंगिया का साथ दिया। ठीक है, उस समय सिंगिया में राजा था दौलत राव सिंगिया। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान में रखना है कि दौलत राव सिंगिया, ठीक है, ये उस समय राजा था। और होलकर की तरफ से जसवंत होलकर राजा था। भाई क्या हुआ था, ये बाजीराव द्वितीय क्या किया, इस सिंगिया का साथ दिया, दौलत राव सिंगिया का साथ दिया। और ये होलकर, जसवंत होलकर के भाई का हत्या ये कर दिया बाजीराव द्वितीय। भाई ये गुस्सा होकर होलकर क्या किया, इस दोनों पर आक्रमण कर दिया और दोनों को हरा दिया। भाई दोनों को संयुक्त रूप से हरा दिया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इस बाजीराव को भागना पड़ गया। अब ये भाग कर जाएगा कहाँ, भाई मरने से बचने के लिए इसको भागना पड़ा, और भाग कर जाएगा कहाँ, तो इसके पास एक ही ऑप्शन था। क्या ऑप्शन था, तो अंग्रेज के पास ये जाता। ये पहुंचा ब्रिटिश के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी तो इसी इंतजार में बैठा था, हाँ भाई आओ हम तो सारा खेल देख रहे हैं, पहुंचो मेरे पास। तो बाजीराव पहुंचा, और बाजीराव के साथ क्या किया, ये सबसे पहले बेसिन की संधि किया। ध्यान रखना है, बाजीराव द्वितीय के साथ क्या हुआ, बेसिन की संधि या बसीन की संधि हुई। कब हुई है, तो ये सारा कहानी है 1802 की। 31 दिसंबर 1802 को बेसिन की संधि होती। किसके किसके बीच हो गई बेसिन की संधि, ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच। और ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन है, तो यहाँ पे फिलहाल गवर्नर कौन है, गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेलेस्ली। तो सवाल अगर ऐसा बने कि बेसिन की संधि कब हुई, तो 31 दिसंबर 1802 को हुआ। किसके किसके बीच हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में लॉर्ड वेलेस्ली और मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। तो इस तरीके से क्या हुआ, बेसिन की संधि के साथ ही इस पर भी सहायक संधि जो है, पेशवा पर भी सहायक संधि थोप दिया गया। पेशवा भी आ गया ब्रिटिश के अधीन में। तो इस तरीके से इतना बातें सहायक संधि में हमें ध्यान रखना है। चलिए तो सवाल अब हम लोग करते हैं, इससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे अब लगभग बन जाने चाहिए। चलिए 17 नंबर सवाल हमारा ये है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है, कौन सा लागू नहीं होता है ये पूछा। तो सहायक संधि के बारे में हम लोग देखें, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। सही बात है ये, क्योंकि अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए कि सहायक संधि में क्या होता था, ब्रिटिश अपना सेना देता था देसी रजवाड़े को, कहता था कि इस पर तुमको खर्च लगेगा, रेंट लगेगा, कि या तो तुम इसको नगद 2 रुपए या फिर इसके बदले में कोई क्षेत्र दे
दे दो। तो ये बात तो सही है, गलत तो नहीं है, सही है कि दूसरों के खर्च पर सीना रखता था। फिर दूसरा नंबर क्या है, तो भारत में नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। ये भी तुरंत हम लोग डिस्कस किए कि नेपोलियन उस समय सीरिया और मिस्र जैसे देश को जीत चुका था और भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था, तो उससे बचने के लिए भी सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली किया था। फिर क्या करा, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, मतलब कंपनी के लिए एक रुपए का प्रबंध करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी सहायक संधि का प्रयोग, ये सही नहीं है। बाकी चौथे नंबर ऑप्शन को देख लेते हैं, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। अभी तुरंत हम लोग देखे थे कि भाई इसका सहायक संधि का उद्देश्य क्या था, तो भारत में अपने सर्वोच्चता ही स्थापित करना, इसका उद्देश्य था प्रभुत्व स्थापित करना था। तो ये भी पॉइंट चौथा नंबर भी क्या है, सही है। तो ये तीसरा नंबर पॉइंट क्या होगा, ये सहायक संधि का ये उद्देश्य नहीं था कि पैसा जमा करना, उसका उद्देश्य यही था कि भाई हमें यहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना है, पैसा जमा करना उसका उद्देश्य नहीं था सहायक संधि का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, 18 नंबर सवाल ये है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए थे सहायक संधि स्वीकार करने वाला मराठा सरदार कौन था, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय यही अंतिम मराठा सरदार था। और बेसिन की संधि इसी के साथ होता है और सहायक संधि थोप दिया जाता है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। आगे का हमारा 19 नंबर सवाल थोड़ा चेंज हो गया, रिंग फेंस की पॉलिसी आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको चर्चा कर लेते हैं, इससे ज़्यादा सवाल नहीं बनता है। ये एक्चुअली में रिंग फेंस की पॉलिसी जो है, ये ध्यान में रखना है, इसको शुरू करने वाला रिंग फेंस पॉलिसी, रिंग फेंस नीति, इसको शुरू करने वाला वॉरेन हेस्टिंग्स था। वॉरेन, ये नाम ध्यान रखना है, अभी इसके बारे में और चर्चा होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, एक लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ये वॉरेन हेस्टिंग्स है। रिंग फेंस क्या था, इसी को रिंग फेंस को क्या बोलते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति बोलते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। अब ये था क्या, इसको समझते हैं, ये ध्यान रखना है, इसको शुरू करने वाला वॉरेन हेस्टिंग्स था। ये क्या था कि जब बंगाल में, ध्यान रखना है, ये बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हो चुका था, तो ये अपना सीमा बचाने के लिए, अपना राज्य किससे बचाएगा, तो ये मराठा से। ध्यान रखना है, मराठा सबसे ज़्यादा ब्रिटिश से, अंग्रेज से लड़ा था। मराठा और अफगान से अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या रिंग फेंस की पॉलिसी लाया, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति लाया। मतलब ये इसका कहना था कि अपने आसपास का जो भी एरिया है, जो भी राजा महाराजा है, उसका जो एरिया है उसकी सीमा का सुरक्षा करो। क्या बोल रहे हैं कि हमारे आसपास का, ये ब्रिटिश का कहना था कि हमारे आसपास का जो देसी रजवाड़ा है उसकी सीमा का सुरक्षा करो। अगर हम उसकी सीमा का सुरक्षा करते हैं ये चारों तरफ से, तो क्या होगा, मेरा जो राज्य है वो ऑटोमेटिक क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो इसी को क्या कहा गया, तो रिंग फेंस पॉलिसी कहा गया, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कहा गया है, घेरे की नीति। इसको याद रखना है कि घेरे की भी नीति कहा गया। खास करके ये अवध, ध्यान रखना है, अवध की सीमा की सुरक्षा खास करके ये कर रहा था, क्योंकि अवध के तरफ से ही मराठा और अफगान अक्सर आक्रमण किया करते थे। तो अवध का सीमा का सुरक्षा ये करता था ताकि इसका अपना राज्य बंगाल जो है ये सुरक्षित रहता था। खास करके इसी तरह से ये चारों तरफ से अपना सीमा का सुरक्षा किया और ये पॉलिसी कहलाया क्या, तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। क्लियर है, तो ध्यान ये एक ही बात है, यहाँ से पूछा जाता है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या रिंग फेंस पॉलिसी शुरू करने वाला गवर्नर कौन था, तो हम कहेंगे ये शुरू करने वाला गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारा है कि अच्छा, ये सवाल अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए, 1802 को बेसिन की संधि हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था। हम जानते हैं बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज की तरफ से कौन था, तो अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभी तुरंत ये भी डिस्कस हो चुका है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम था, जो 1798 में सहायक संधि स्वीकार कर। अवध 1801 में स्वीकार किया था, फिर पेशवा बाजीराव द्वितीय 1802 में ये बेसिन की संधि तो इसी समय हुई थी, 1802 में सहायक संधि स्वीकार किया। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब यह है आसान सा सवाल है, सहायक संधि को
किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया, उसको मतलब गवर्नर जनरल कौन था। तो अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए लॉर्ड वेलेस्ली के समय ये सहायक संधि शुरू किया गया। चलिए अगले सवाल फिर से अब वही बातें हैं कि इसमें कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम लगाना है। इसको कालानुक्रम में किसके साथ सहायक संधि किया गया उसको सजाना है। तो हम लोग जानते हैं हैदराबाद पर 1798 में, मैसूर पर 1799 में, अवध पर 1801 में और सिंघिया पर 1804 में सहायक संधि थोपा गया था। तो इसको सजा लेते हैं। तो पहले हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, ये 3, ये तो सीक्वेंस में 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर पहुंचते हैं। अब हमारा सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का उद्देश्य क्या था। अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए कि उद्देश्य एक ही होगा, अपना प्रभुत्व स्थापित करना। तो वही हमें ऑप्शन में ढूंढते हैं भैया, एक ही ऑप्शन, ये डी नंबर ऑप्शन है कि अंग्रेज की प्रभुसत्ता स्थापित करना है। बाकी सहायक संधि का ये नहीं था कि भाई उसकी सहायता करना या फिर धन कमाना, ये सब नहीं था, सिर्फ अपना प्रभुसत्ता स्थापित करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नरों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी। तो अभी तुरंत हम लोग सहायक संधि में ये देखें कि जिस समय नेपोलियन कौन सा सीरिया और मिस्र जैसे देशों को जीत चुका था और भारत में आक्रमण करने के लिए सोच रहा था, पूरी तरीके से ब्रिटिश जो है फ्रांस के सामने टूट चुका था, उस समय भारत में कौन अपना पताका लहराए रखा, तो लॉर्ड वेलेस्ली। इसलिए इसको बंगाल का शेर भी कहा जाता है, बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल है तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर के राज्य के प्रशासन को ले लिया। अच्छा अभी हम ये देखें मैसूर पर सहायक संधि कब लगाया गया था, तो 1799 में लगाया गया जब टीपू सुल्तान मारा गया था, उसके बाद सहायक संधि लगा गया। अब हमसे कह रहा है मैसूर पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश में कौन मिला लिया, तो ये ध्यान में रखना है, बात है 1831 की, बात है 1831 की और इस समय गवर्नर था लॉर्ड विलियम वेंटिक। लॉर्ड विलियम वेंटिक क्या किया, मैसूर पर ये बोला कि भैया तुम शासन सही से नहीं चला पा रहा है, तो अब तुमको क्या करते हैं, तो हम पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य में ही मिला लेते हैं। तो कुशासन के आरोप पर मैसूर को लॉर्ड विलियम वेंटिक मिला है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि 1834 में लॉर्ड विलियम वेंटिक 2 और राज्य कुर्ग और कछार को भी क्या किया, तो कुशासन के आरोप पर ही क्या किया, तो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो मैसूर पर 1831 को लॉर्ड विलियम वेंटिक कुशासन के आरोप में मिला है और 1834 में कुर्ग और कछार को ही कुशासन के आरोप में मिला है। कौन, तो लॉर्ड विलियम वेंटिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल के ओर प्रस्थान करते हैं। अब हमारा सवाल है लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्नलिखित में से किस रीति से हुआ। अच्छा ये क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं कि बात है 1854 की। ये डलहौजी भैया जो हैं ये बड़ी चालबाज आदमी थे, अभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे व्यक्तिगत सिद्धांत में। 1854 में क्या किया, अवध में, अभी हम लोग अवध के बारे में क्या पढ़े थे, अवध के बारे में ये पढ़े कि 1801 ईस्वी में अवध पर सहायक संधि लगाया गया। ठीक है, ब्रिटिश के अधीन, जैसे भी पहले से किया हुआ ही था उस पर सहायक संधि करके और ब्रिटिश अधीन कर लिया, ब्रिटिश के अंदर कर लिया। अब क्या हुआ, 1854 में ये लॉर्ड डलहौजी एक व्यक्ति को वहाँ पे रेजिडेंट घोषित किया, लगाया, किसको, तो ये ध्यान में रखना है, रेजिडेंट उसका नाम था जेम्स आउटरम, नाम ये याद रखना है, जेम्स आउटरम, नाम ध्यान में रखना है, क्या है, जेम्स आउटरम। ये बोला कि आउटरम तुम जाओ और अवध पे जाके देखो क्या वो शासन सही से चला रहा है। तो गया भैया ये जेम्स आउटरम, और वहाँ पर राजा था, नवाब था, ज़्यादा कि नवाब कहते थे अवध के नवाब को, नवाब था वाजिद अली शाह था। तो जेम्स आउटरम को बोला कि जाओ और अवध में जाके देखो कि वो शासन सही से चला रहा है कि नहीं चला रहा है, 1854 में। तो जेम्स आउटरम अवध गया और वहाँ पे देखा, अपना जो भी देखना था देखा, और ये 1856 में ये बोला कि भाई डलहौजी भैया ये जो वाजिद अली शाह है ये शासन चलाने के योग्य नहीं है,
तो भैया अच्छा ये बात है, डलहौजी बोला ठीक है हम तो इसी इंतजार में। तो ये क्या किया, 13 फरवरी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है डेट, बस हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, 13 फरवरी 1856 को क्या किया, अवध पर कुशासन का आरोप लगाया और इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो अवध पर कुशासन के आरोप में डलहौजी 13 फरवरी 1856 को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। किसकी रिपोर्ट पर, तो जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट पर। जेम्स आउट्रम को 1854 में अवध का रेजिडेंट बनाया गया था। इससे पहले जेम्स आउट्रम के पहले कर्नल स्लीमेन था। ध्यान रखना है, ये स्लीमेन इसलिए लिख देते हैं क्योंकि ठगों के दमन में ये स्लीमेन का बहुत बार नाम आएगा, तो नाम ध्यान में रखना है। कर्नल स्लीमेन को हटाकर और ये जेम्स आउट्रम को स्पेशल बनाया था, किस लिए, तो उसको साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए कुशासन का आरोप लगा और अवध को मिला लिया ब्रिटिश साम्राज्य में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब है सवाल कि निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या है। एक है सिंध। अच्छा, ये सिंध जो पाकिस्तान वाला है सिंध वही है। सिंध को 1843 में, ध्यान रखना है आगे इस पर सवाल भी है, 1843 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला है। तो उसमें गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो के समय में मिलाया गया और मिलाने में सहयोग किसका था, तो चार्ल्स नेपियर का। नाम ये याद रखना है, चार्ल्स नेपियर। तो तीन बातें, सिंध को भारत में, ब्रिटिश भारत में मिलाया गया 1843 में। किसके समय में, लॉर्ड एलन बरो के समय में। कौन मिलाया था, तो चार्ल्स नेपियर मिलाया था। तो सिंध तो मिल गया। फिर उसके अवध को याद, अभी तुरंत हम लोग देखे थे, अवध को 1856 में कुशासन के आरोप में। सतारा, अभी हम लोग आगे देखेंगे, सतारा 1848 ईस्वी में सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में डलहौजी ने मिला लिया था। तो एक ग्वालियर को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिला पाया था अंग्रेज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, तो कौन सा देसी रियासत था जिसको अंग्रेज ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया, तो ग्वालियर को नहीं मिला पाया। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल अभी तुरंत डिस्कस हो चुका है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ। तो अभी तुरंत देखिए हम लोग, अवध का विलय 1856 में हुआ था, 13 फरवरी 1856 में। कौन किया, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में किया। किसकी रिपोर्ट पर, तो 1854 में नियुक्त किया था रेजिडेंट, अवध का रेजिडेंट किसको, तो अभी तुरंत देखिए जेम्स आउट्रम के रिपोर्ट पर इसको कुशासन के आरोप में मिला लिया अवध को। चलिए अगले सवाल में है विलय का सिद्धांत। पहले काम करते हैं, विलय के सिद्धांत को समझ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो भी सवाल होगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब विलय का ये जो सिद्धांत है, ये विलय का सिद्धांत, इसी को हम लोग व्यपगत का सिद्धांत बोलते हैं। ध्यान रखना है, विलय का सिद्धांत जो है इसी को क्या बोलते हैं, व्यपगत का सिद्धांत बोलते हैं। इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ध्यान रखना है, विलय का सिद्धांत, राइटिंग थोड़ा सा समझ में ना आए तो मैनेज कर लेना है। विलय का सिद्धांत या फिर इसी को क्या बोलते हैं, व्यपगत का सिद्धांत, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं विलय की नीति। अब इसमें कुछ बातें ध्यान रखना है भैया। इसको शुरू करने वाला कौन था, तो डलहौजी था, डलहौजी था। अब ये डलहौजी बड़ी खतरनाक आदमी, चालबाज आदमी था। जो ब्रिटिश के अधीन था राज्य या नहीं था, उसको अपने अंडर, इसको अभी तुरंत देखे थे, कुशासन का अवध पर लगा दिया था ये डलहौजी। अब ये क्या किया, ये बोला, जब ये गवर्नर बनकर आया तो ये बोला कि भाई ऐसा राज्य, ये 3 पार्ट में समझना है ध्यान से क्या कह रहे हैं, राज्य को 3 पार्ट में बांटा। बोला कि ऐसा कोई राज्य जिसको बनाने में ब्रिटिश का योगदान है, पूरा का पूरा ब्रिटिश का योगदान है, वहाँ पे कोई भी गोद नहीं ले सकता है। गोद नहीं ले सकता है का मतलब ये है कि कोई ऐसा राजा जिसको अपना बच्चा ना हो। तो आगे कौन राजा बनेगा, तो गोद ले लिया करता था। तो बोला कि भैया गोद नहीं ले सकते हो, इस कंडीशन में बच्चा नहीं रहेगा तो तुम्हारा जो राज्य है वो ब्रिटिश में मिला लेंगे हम। ठीक है। दूसरे कंडीशन में ये बोला कि कोई ऐसा राज्य जिसको मतलब ब्रिटिश के अधीन है, उसको बनाने में हाथ है या नहीं, लेकिन ब्रिटिश के अधीन है, वहाँ पे आदमी राजा गोद ले सकता है, लेकिन गोद लेने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का परमिशन लेना पड़ेगा। ये हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का परमिशन। और तीसरे नंबर में ये बोला कि भाई जो ब्रिटिश के अधीन नहीं है या फिर उसको बनाने में कोई योगदान नहीं है, बोला वहाँ पे हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बस ये सिर्फ बोलने का था कि हम वहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तुम गोद लो ना लो। ठीक है। तो ये यहाँ पर गोद लेने से रिलेटेड ही क्या था, तो विलय की नीति, व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। 3 पार्ट में बांट दिया। ओवरऑल पे यही ध्यान रखना है कि गोद नहीं लेना है,
ओवरऑल यही था, लॉर्ड डलहौजी इसको शुरू किया था। तो इस तरीके से जहाँ पे जिस राजा का कोई बच्चा नहीं होगा उसके राज्य को क्या करेगा, ये अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेगा। तो अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है, कुछ ऐसे राज्य थे, क्षेत्र थे जिनको ये मिलाया विलय नीति के तहत। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं कुछ ही है जिसको ध्यान में रखना है, सबसे पहले ध्यान रखना है सतारा को। ये सवाल कई बार डायरेक्ट हिट किया है कि विलय की नीति के तहत, विलय नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में सबसे पहले किसको मिलाया गया, सतारा को मिलाया गया। फिर सतारा, ये इसका ईस्वी ध्यान रखना है, 1848 में, 1848 में सतारा को मिलाया गया। फिर सतारा के बाद ध्यान रखना जैतपुर को, ये सजाने के लिए भी दे देता है। सतारा के बाद जैतपुर को मिलाया गया, सतारा जैतपुर, उसके बाद संभलपुर, संभलपुर, ये 1849 की ही बात है। जैतपुर संभलपुर, सतारा जैतपुर संभलपुर। उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट है बघाट, ये ध्यान में रखना है, एक जगह का नाम है बघाट। ये 1850 में ये बघाट को मिला लिया ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नीति के तहत। कौन कौन सा हो गया, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट। बघाट के बाद ही याद रखना है सिक्किम को भी डलहौजी मिलाया है। सवाल ये पूछ देगा कि भैया सिक्किम को कौन मिलाया, तो सिक्किम को लॉर्ड डलहौजी मिलाया विलय नीति के तहत। कब, तो 1850 में ही मिलाया। सिक्किम आ गया, कौन कौन आ गया, सतारा आ गया, जैतपुर आ गया, संभलपुर आ गया, बघाट आ गया, सिक्किम आ गया। एक यहाँ पे ध्यान रखना है उदयपुर, उदयपुर को भी ये ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया 1852 में। कितना नाम हो गया, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, सिक्किम, उदयपुर। क्रम में ही इसको ध्यान रखना है, ईस्वी भी ध्यान रखना है, जिसमें इसमें लिखा हुआ ईस्वी उसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिर एक और ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ही है, झांसी, इसको छोड़ नहीं सकते हैं, झांसी, ये झांसी को भी विलय नीति के तहत, या इसका ईस्वी याद रखना है 1854 में विलय नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी अपने साम्राज्य में मिला है। तो खास करके इतना नाम याद रखना जरूरी है, जिसको लॉर्ड डलहौजी जो है विलय नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला है। किसको किसको, सतारा 1848 में, जैतपुर, संभलपुर, बघाट को 1850 में, और 1850 में सिक्किम को भी मिलाया गया ब्रिटिश साम्राज्य में। फिर उदयपुर को 1852 में और झांसी को 1854 में मिला लिया गया ब्रिटिश साम्राज्य में। तो इतना कम से कम हमें ध्यान रखना होगा। और अगर याद रखना चाहे तो झांसी के बाद नागपुर को भी आप याद रख सकते हैं, बाकी ठीक है। झांसी के बाद एक और, जब इतना लिखे ही हैं तो नाम रख ही लेते हैं याद। इतना कम से कम विलय की नीति में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, एक और ध्यान रखना है, ये लॉर्ड डलहौजी था भाई, इसका एक और नाम था, क्योंकि एक बार सवाल भी पूछा गया, वो हम इसमें रखे भी हैं। एंड्रयूज नहीं था, हाँ एंड्रयूज ही था, एंड्रयूज रैमजे, हाँ एंड्रयूज रैमजे, ध्यान रखना, एंड्रयूज रैमजे, ये लॉर्ड डलहौजी का नाम भी था। चलो, तो अब इससे रिलेटेड जो भी सवाल है देखते हैं। बाकी अगर कोई छोटा बड़ा सवाल होगा विलय की नीति से तो वो सवाल के माध्यम से हम लोग कर लेंगे। सवाल हमारा ये है कि विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों में से विचार कीजिए और उसके कालानुक्रम में सजाइए। तो कालानुक्रम में सजाना है, सतारा हमें याद है कि 1848 में, अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए, झांसी 1854 में, बघाट 1850 में, और ये उदयपुर 1852 में। तो अगर इसको सजाएं तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, सतारा 1 नंबर पे, फिर उसके बाद बघाट 3 नंबर पे, 3, फिर उसके बाद उदयपुर 4, फिर उसके बाद झांसी 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इस टाइप के सवाल आजकल बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति को नियोजित एवं क्रियान्वित किया। तो भैया अभी तुरंत हम लोग देखें, विलय की नीति को लॉर्ड डलहौजी शुरू किया। विलय की नीति को ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, या फिर इसी को हड़प नीति भी बोलते हैं, या व्यपगत का सिद्धांत भी बोलते हैं। चलिए आगे का सवाल है हमारा कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था। तुरंत देखिए, प्रथम शिकार कौन हुआ था, सतारा हुआ था। कब हुआ था, 1848 में हुआ था। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो है करौली, ये नाम ध्यान रखना है। करौली पर ब्रिटिश जो है, ये लॉर्ड डलहौजी इसको अपने अंडर तो कर लिया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ऊपर से ये आदेश आया कि भैया करौली को व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत इसको नहीं लेना है। तो ध्यान रखना है, बाकी उतना डीप अभी फिलहाल तो डिस्कस करने वाले हैं नहीं। चलिए नेक्स्ट, जेम्स एंड्रयूज रैमजे
भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो अभी तुरंत डिस्कस किया, लॉर्ड डलहौजी का ये दूसरा नाम था एंड्रयूज रैमजे। चलिए आगे का सवाल है हमारा कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय किसके द्वारा किया गया? इससे ऊपर ही हम लोग डिस्कस कर लिए। सिंध का विजय 1843 ईस्वी में किया गया था। किसके समय में? तो लॉर्ड एलनबरो के समय में किया गया। किसने किया था? तो चार्ल्स नेपियर किया था। तो कौन गवर्नर था? लॉर्ड एलनबरो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि किसने सिंह विजित का उसका अधिकरण किया था? तो ये अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए कि चार्ल्स नेपियर उसको अधिकरण किया था। किसके समय में? तो लॉर्ड एलनबरो के समय में। कब? 1843 में। भैया वही सवाल आ गया, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया? 1843 में किया। चलिए आगे का सवाल है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का भारत पर विलय किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत सिक्किम को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। कब? तो 1850 में। 1850 में कौन को? तो एक बघाट भी था, बघाट 1850 में। भैया सही से लिखना जरूरी है, बघाट और सिक्किम दोनों को 1850 में लॉर्ड डलहौजी मिलाया विलय सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जो अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये लॉर्ड डलहौजी जो था 1854 में अवध का रेजिडेंट नियुक्त किया। किसको? तो रेजिडेंट नियुक्त किया था जेम्स आउटरम को। उसी के रिपोर्ट पर 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ये स्लीमैन का नाम ध्यान में रखना। ये जेम्स आउटरम से पहले ये कर्नल स्लीमैन ये अवध का रेजिडेंट था। चलिए आगे के सवाल पे अगर आए तो आगे का सवाल है हमारा, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार, मतलब ब्रिटिश में सबसे अंतिम प्रमुख, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट विस्तार प्रमुख किसके समय में हुआ? तो ध्यान रखें लॉर्ड डफरिन के समय में 1886 ईस्वी में क्या हुआ था? बर्मा का नाम सुने होंगे, बर्मा, इसका नाम म्यांमार है। बर्मा को क्या किया था? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। कब? तो 1886 में। किसके समय में? तो लॉर्ड डफरिन के समय में। ये लॉर्ड वही डफरिन है जिसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी स्थापना होगी 1885 में। वो तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये 1886 में बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था लॉर्ड डफरिन के समय में। यही अंतिम प्रमुख विस्तार के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो ये सवाल क्या है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाता। चाहिए ये थोड़ा सा हटकर सवाल आ गया तो इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। क्या हुआ था जब हमारे भारत में 1857 की क्रांति हो गई थी और उसको कुचल दिया गया, पूरे विद्रोह को कुचल दिया गया। तो 1858 में 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया। उसमें कई सारे घोषणा किया गया, जैसे सेना में बदलाव किया गया, साथ ही साथ ये कहा गया कि ये जो गोद लेने की नीति है उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये सवाल बनता है गोद लेने की नीति को कब पुनः समाप्त कर दिया, मतलब ये ख़त्म कर दिया गया कि भैया अब गोद ले सकते हो। तो यही 1 नवंबर 1898 के घोषणा में ही ये घोषणा किया गया था। साथ ही साथ ये बोला गया कि ये जो दूसरे राज्य पर कब्जा करते हैं इस नीति को भी त्याग दिया गया है। किसमें? तो ये 1 नवंबर 1858 के घोषणा में। तो इस घोषणा को पढ़ा कौन था? तो उस समय गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वही इस घोषणा को पढ़ा था। कहाँ? तो इलाहाबाद में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? थोड़ा सा रेलवे के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से भारत में रेलवे शुरू हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है और कई सारे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आएंगे। जो भी बातें आपको नया लगेगा उसको आप नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि नया चीज़ें दिमाग में कुछ समय के लिए रहता है, वो दिमाग से निकल जाएगा। बाकी कहीं नोट्स किया हुआ रहेगा तो वो कभी ना कभी उसको रिविज़न कर लिया जाएगा। चलिए तो सवाल रेलवे के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले तो ये रेलवे का लाइन का विस्तार बिछाया किसके समय में गया था? तो ये हम लोग पहले से याद करते आ रहे हैं कि लॉर्ड डलहौजी के समय में। ये तो कोई बड़ी बातें नहीं है। इसके साथ हम लोग ये भी याद कर रखे हैं कि लॉर्ड डलहौजी के समय में कब? तो 16 अप्रैल 1853 को ये किया गया। तो इसीलिए 16 अप्रैल को ही रेल दिवस भी मनाया जाता है, रेल दिवस। तो भारत में रेल कब बिछाया गया? 16 अप्रैल 1853 को। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। कहाँ से कहाँ तक? तो ध्यान रखना है बॉम्बे से ठाणे के बीच।
ये बॉम्बे से ठाणे के बीच बिछाया गया था। लगभग 34 किलोमीटर के आसपास का ये लाइन था। ये ध्यान रखना, इसको बिछा एक ब्रिटिश प्राइवेट कंपनी था वो बिछाया था। ब्रिटिश प्राइवेट कंपनी का नाम इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर कंपनी था। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर कंपनी, पेनिनसुलर कंपनी, ध्यान रखना है क्या बोले, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर कंपनी। ये कंपनी था जो बम्बई से ठाणे के बीच में रेल लाइन बिछाया था। एक और ध्यान रखना, अगर हमसे ऐसा पूछ दे एक और प्राइवेट कंपनी ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी, ध्यान रखना है ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी भी भारत में रेल बिछाया था। ये कहाँ से कहाँ तक बिछाया था, तो ये कोलकाता से रानीगंज के बीच बिछाया था। तो ये ध्यान रखना, अगर एग्जामिनर फंसाना चाहे तो आपको इस सवाल में फंसा सकता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये बम्बई से ठाणे के बीच, जो हम लोग बचपन से याद करते आ रहे हैं, बम्बई से ठाणे के बीच सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाया था। वो कौन बिछाया था, प्राइवेट कंपनी था, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर कंपनी बिछाया था। लेकिन वही अगर बोल दे कि कोलकाता से रानीगंज के बीच कौन बिछाया था, तो ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी कोलकाता से रानीगंज के बीच बिछाया था। ये भी प्राइवेट कंपनी ही था। साथ ही साथ अगर बात करें तो रेलवे लाइन बिछाने का सबसे पहले सुझाव किसके समय में दिया गया, ये ध्यान रखना है। सुझाव, रेलवे लाइन बिछाने का सर्वप्रथम सुझाव जो है लॉर्ड विलियम वेंटिक के समय में ही दिया गया था। ये लगभग 1831-32 के आसपास की बात है कि लॉर्ड विलियम वेंटिक के समय में बोला गया कि भाई रेलवे लाइन बिछाया जाना चाहिए। लेकिन बिछाया कब गया, 1853 में बिछाया गया। ठीक है। अब अगर इसमें और बातें करें तो ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा रेलवे का विकास किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में। ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा रेलवे का विकास भारत में कब हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था, 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। ध्यान रखना है, रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। कब गठन किया गया, तो 1905 में किया गया। किसके समय में, तो लॉर्ड कर्जन के समय में। अच्छा, ये रेलवे बोर्ड का गठन जो है ये रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ये भी नाम इंपॉर्टेंट है जो कि अभी के समय में ये सवाल बन सकता है। रॉबर्टसन आयोग, रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। कब गठन किया गया, तो 1905 में किया गया। एक और आयोग है, उसका भी नाम याद रखना है, एकवर्थ आयोग। एकवर्थ, भैया ये राइटिंग का समस्या हो जाता है। एकवर्थ, एकवर्थ आयोग, ध्यान रखना। अब ये एकवर्थ आयोग बना कब था, तो एकवर्थ आयोग 1920 में, 1920 में गवर्नर कौन था, सॉरी उसमें वाइसराय हुआ करता था। वाइसराय कौन था, तो चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड। अब ध्यान से समझना है भाई, ये एकवर्थ आयोग क्यों बनाया गया, चेम्सफोर्ड के समय में बनाया गया था 1920 में। ये बोला कि ये जो रेलवे है, ये जो रेलवे है इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया जाए, तो सरकार के अधीन कर दिया जाए। मतलब पूरी तरीके से सरकार के अधीन रेलवे कर दिया जाए। किस आयोग के सिफारिश पर किया गया, तो एकवर्थ आयोग के सिफारिश पर किया गया। और साथ ही साथ ये बोला कि जो रेल बजट है, रेल बजट है, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाए। ये अपना विचार दिया। क्या दिया, एकवर्थ आयोग ये बोला 1920 ईस्वी में चेम्सफोर्ड के समय में कि जो रेलवे है इसको पूरी तरीके से सरकार के अधीन कर दिया जाए और रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाए। क्लियर ये चीज़ें। अब अलग कब कर दिया गया, इसी के जस्ट एक साल बाद 1921 ईस्वी में, सॉरी 1921 नहीं 1924 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के समय में, लॉर्ड रीडिंग के समय में क्या किया गया, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर वापस कब हुआ, तो अभी फिलहाल की बात है कि फरवरी 2017 में रेल बजट को आम बजट में फिर जोड़ दिया गया। तो ये समिति का नाम याद रखना, विवेक देवरायन समिति के सिफारिश पर, विवेक देवरायन समिति के सिफारिश पर क्या किया गया, रेल बजट को आम बजट से पुनः मिला दिया गया। ओवरऑल यही है कि एक आयोग आया, एकवर्थ आयोग 1920 में चेम्सफोर्ड के समय में।
वो क्या बोला, दो बातें बोला कि भैया रेलवे को क्या करो, सरकार के अंतर्गत कर दो, सरकार के अधीन कर दो, और एक विचार क्या दिया कि रेल बजट को आम बजट से अलग कर दो। तो इसी के सिफारिश पर 1924 में लॉर्ड रीडिंग के समय में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। फिर वापस फरवरी 2017 में क्या किया गया, तो विवेक देवरायन समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया। इतनी बातें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ ही साथ एक बात और, आखिरी बात है इसमें ध्यान रखना है रेलवे के बारे में कि लॉर्ड कहते हैं बाल गंगाधर तिलक रेलवे के बारे में एक बहुत ही फेमस अपना स्टेटमेंट दिए। तो बाल गंगाधर तिलक क्या बोले, जब रेलवे बिछाया गया था तो उसके बारे में ये बोले कि अपने अर्थव्यवस्था को लेकर कि अंग्रेज जो ये भारत में रेलवे बिछा रहा है, रेलवे का जो विकास कर रहा है, ये दूसरों की पत्नी के श्रृंगार पर खर्च करने जैसा है। क्या है, तो दूसरों के पत्नी के श्रृंगार पर खर्च करने जैसा, ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना है। तो बाल गंगाधर तिलक बोले। ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे रेलवे का बिछाया, और एक्चुअल में क्या हो रहा था कि रेलवे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो हो रहा था, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट से क्या हो रहा था, भारतीयों को कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो उसी को लेकर बाल गंगाधर तिलक बोले कि ये रेलवे का विकास भारत में कैसा है, तो दूसरों की पत्नी के श्रृंगार पर खर्च करने जैसा। मतलब दूसरों की पत्नी पर कितना भी कोई श्रृंगार पर कितना भी कोई खर्च कर लो, दूसरे की पत्नी पर, उसके श्रृंगार पर कितना भी खर्च कर लो, कोई फायदा होने वाला है नहीं, दूसरा ही होगा। तो इसी तरीके से बाल गंगाधर तिलक अपना रेलवे को लेकर स्टेटमेंट दिए थे। चलिए, तो अब जो सवाल है इसका 2-3 उसको हम लोग कर लिए, तो हो ही गया। लॉर्ड डलहौजी के समय में सवाल ये है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था, वह बम्बई और ठाणे के बीच में हुआ था। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर कंपनी इसको बिछाया था। आगे का सवाल, भारत में पहली रेलवे लाइन की शुरुआत कब की गई, तो भारत में पहली रेलवे लाइन की शुरुआत 1853 को किया गया था, 16 अप्रैल, इसलिए 16 अप्रैल को रेल दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की, तो अभी तुरंत हम लोग देखें ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर कंपनी भारत में रेलवे का विकास किया, जो कि एक प्राइवेट कंपनी था। तो इस तरीके से हमारा इतना सवाल सॉल्व होता है। बाकी आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब कुछ ही क्वेश्चन है जो भू व्यवस्था जो होगा उससे रिलेटेड और अर्थव्यवस्था से संबंधित हम लोग सवाल को डिस्कस करेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और आशा है कि पॉइंट ऑफ फैक्ट आपको अच्छे लगे होंगे, और इसको नोट डाउन आप ज़रूर करें, ताकि बिना नोट डाउन किए हुए कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, मतलब भू व्यवस्था के साथ, भू राजस्व व्यवस्था के साथ। धन्यवाद।